सब आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और आज का जो क्लास है ये आपका राजस्थान सेट और यूजीसी नेट के सिलेबस में हम लोग को मैक्स वेबर जी की थ्योरीज को पढ़ना होगा। तो ये क्लास आपका राजस्थान सेट के लिए तो हेल्पफुल रहेगा ही, साथ ये आपका यूजीसी नेट और यूपी पीजीटी के एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास को स्किप न करते हुए लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की क्लास में मैक्स वेबर जी की थ्योरीज को उन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज को दी थी, सारे थ्योरीज को हम लोग इसी क्लास में कवर करने का कोशिश करूंगी। और देखिए मेरी ये कोशिश रहती है कि आप लोगों तक जो मैं लेकर आ रही हूँ मटेरियल, जो भी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो इतनी इजी वे में हो ताकि आप लोग को उसको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। और मैं ये ऐसा इसलिए कर रही हूँ, अगर मैं अपने बारे में आप लोग को बता दूँ तो मुझे सोशियोलॉजी पढ़ाते हुए 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक करना भी ना भूलें। तो देखिए सबसे पहले मैं जैसा कि हर एक क्लास में करती हूँ कि किन्हीं की भी थ्योरी बताने से पहले उनकी थोड़ी हम लोग बायोग्राफी देख लेते हैं। तो मैक्स वेबर जी का जन्म की बात की जाए कि इनका जन्म 21 अप्रैल 1864 जर्मनी में हुआ था। और अगर हमसे ऐसे तो जन्म और मृत्यु से लेकर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि किस जगह में हुआ था तो जर्मनी के थुरिंगा में नामक स्थान पर हुआ था। और इनकी मृत्यु 1920 में हुई थी। मैक्स वेबर जी को कार्ल मार्क्स का भूत भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का भूत किसे कहा जाता है, तो वो मैक्स वेबर जी को कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भी पूंजीवाद के संदर्भ में अपने बात की थी। कार्ल मार्क्स जी ने भी अपना पूंजीवाद के बारे में बात की थी, जहां पे कार्ल मार्क्स जी बताते हैं कि उपयोगिता बढ़ती है तो पूंजीवाद बढ़ता है। वही इनका कहना था कि पूंजीवाद बढ़ता है तभी उपयोगिता बढ़ता है। यानी कार्ल मार्क्स जी ने जिस थ्योरीज को दी थी इसका वो खंडन करते थे, हमेशा विरोध करते थे। इनकी अगर शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने अपना शोध कार्य जो किया था, जिसमें इन्होंने पीएचडी हासिल की थी, वो था हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोसाइटीज इन द मिडिल एज, यानी मध्यकाल में व्यापारिक संघों का इतिहास। इनका जो बेसिक जो इनका थ्योरी है, उन्होंने जितनी भी अपनी थ्योरीज बात की है वो पूंजीवाद को लेकर वे बात करते हैं। हर एक इनकी थ्योरी में पूंजीवाद की झलक आपको देखने को मिलेगी। और ये कब उन्होंने अपना शोध कार्य संपन्न किया था? तो 1889 में। इनकी बुक्स की तरफ हम लोग देख लेते हैं। तो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट बुक है प्रोटेस्टेंट्स एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इस बुक की रचना इन्होंने 1904-1905 में की थी। अर्थात किसी किसी जगह आपको 1904 देखने को मिलेगा और कहीं 1905। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इस पुस्तक में उन्होंने 6 धर्मों का अध्ययन किया। 6 धर्मों का अध्ययन करने के बाद वे प्रोटेस्टेंट धर्म के बारे में बात करते हैं। वे बताते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म यानी पूंजीवाद, जो एक धर्म के बारे में जो वे बात करते हैं, उसमें वे बताते हैं कि ये जो 6 महान धर्म हैं वो क्या बात करता है, वो इसकी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद वह देखते हैं कि ये जो 6 धर्म हैं, इसके कौन से धर्म में कौन सी बातें निहित है, कौन सा धर्म किस धर्म से किस प्रकार से अलग है, और कौन से धर्म में ऐसी चीजें निहित नहीं है जो कि पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं देती हैं। इन सभी का वो कैसा अध्ययन करते हैं? तो तुलनात्मक विधि से अध्ययन वो संपन्न करते हैं अपनी इसी पुस्तक में। और अगर बोला जाए कि पूंजीवाद की आत्मा किसे कहा जाता है, तो पूंजीवाद की जो आत्मा है वो इथिक्स को बोला जाता है। सेकंड इनकी बुक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921 में। फिर उनको सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन यानी धर्म का समाजशास्त्र के संदर्भ में बात की। फिर रिलीजन ऑफ इंडिया, भारत में जो धर्म है उसके संदर्भ में उन्होंने अपनी बात की 1917 में।
फिर रिलीजन ऑफ चाइना, चाइना के धर्म के संदर्भ में बात की उन्होंने 1916 में। फिर इनकी पुस्तक थी द सिटी, और एक और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है एंशिएंट जुडेइज्म, जो कि 1917 में इसके बारे में वे बात की। तो हम अगर इनकी विधि के बारे में बात करें तो इनका जो विधि था वो विधि कौन सा था, मूल्यांकनात्मक निर्णय परक विधि या फिर ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि। ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर पूछा जाए कि तुलनात्मक विधि का अध्ययन किनके द्वारा किया जाता था तो इमानुएल दुर्खाइम जी के द्वारा, लेकिन ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का अध्ययन किनके द्वारा किया जाता था तो ये मैक्स वेबर जी के द्वारा ये विधि का अध्ययन किया जाता था। इन्होंने जब अपनी इस पुस्तक में प्रोटेस्टेंट्स एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसमें जब उन्होंने अध्ययन किया 6 धर्मों का, तो जहाँ पे जो धार्मिक लोग हैं वे बताते हैं कि धर्म ही सर्वोपरि है। तो मैक्स वेबर जी का कहना था कि धर्म नहीं कर्म ही सर्वोपरि है। अगर आपके कोई काम करना है तो वो काम आप कर लो, और कर्म को ही वे पूजा मानते हैं। जहाँ धार्मिक लोग धर्म को पूजा मानते थे, वह मैक्स वेबर जी कर्म को पूजा मानते थे। इसी पुस्तक में इन्होंने बात की है अपने कि जो उनका परिवर्तन का वैचारिक नियम था, इसके अनुसार वे बताते हैं कि समय ही धन है। धन क्या है? समय। हमें समय का बचत करना चाहिए, समय रहते हुए हमारे महत्वपूर्ण कार्यों को हमें संपन्न करना चाहिए। समय की जब हम बचत करते हैं तो वही हमारी अच्छी पूजा मानी जाएगी, सच्ची पूजा मानी जाएगी। फिर वे पैसा कमाना बोलते हैं कि अगर आप किसी 1 रुपया को अगर आप बचा लेते हो, अर्थात आपने 1 रुपया कमाया, उनके मैक्स वेबर जी का कहने का उन्होंने 4 प्रकार के अपने वैचारिक नियम बताए थे कि समय ही धन है, 1 पैसा बचाना अर्थात 1 पैसा कमाना हो गया, कर्म ही पूजा है, और अगर आपको कोई काम करना है तो सबसे पहले वो काम को आप कर लो। ये नहीं कि आप उसको बाद के समय के लिए छोड़ दो, अगर करना है तो अभी आप उस काम को कर लो। तो अब हम लोग देखते हैं कि थ्योरीज, उन्होंने अपने थ्योरीज में कौन कौन सी बात की। इनका जो सबसे पहला थ्योरी है वो है आइडियल टाइप, यानी आदर्श प्रारूप। यहाँ पे देखिए आइडियल, आप ये मत सोचिएगा कि कोई आइडियल की यहाँ पे बात की जा रही है। यह आदर्श प्रारूप का मतलब हो गया कि जैसे कोई भी घटना हमारे सोसाइटी के अंतर्गत घटित होती है तो उस घटना के घटित होने का कोई ना कोई निश्चित कारण होता है। तो उस कारण को अगर हम अपने मन से सोच ले कि इस कारण से वो घटना घटित हुई होगी, तो वो क्या हो जा रहा है, मतलब एक ब्लूप्रिंट बनाना, किसी भी चीज, किसी भी फिनोमिना का ब्लूप्रिंट बना लेना ही आइडियल टाइप या आदर्श प्रारूप बोला जाता है। जैसे देखिए हमारे समाज में बोला जाता है कि हमारे इंडियन सोसाइटी में कि बहू की जो कल्पना की जाती है, बोला जाता है आदर्श बहू हो, तो बहू की कल्पना कैसे होगी कि वो अपने सास ससुर का सेवा करेगी, वो देखने में अच्छी होगी, पढ़ी लिखी होगी, वो अपने पति का सेवा करेगी, वो अपने परिवार के ससुराल के सब जितने भी रिलेटिव्स हैं उनका मान सम्मान। तो कहीं क्या पूरा ये 100% सफल होता है? कुछ ना कुछ इसमें खामी रहती है। मतलब एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, लेकिन ये ऐसा हो भी सकता है या ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक खाका तैयार किया जाता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो यही आइडियल बात करती है, मतलब कि कोई भी घटना को हमें देखने का जब एक दृष्टिकोण मात्र है। और अगर आपसे बात की जाए कि आइडियल टाइप की, तो मैक्स वेबर जी के अनुसार इन्होंने 3 प्रकार की बात की है। एक तो जब उन्होंने विशिष्ट ऐतिहासिक की बात की है, सामाजिक यथार्थ की बात की है, और विवेकपूर्ण अपना बुद्धि से संबंधित उन्होंने आदर्श प्रारूप की वे बात करते हैं। नेक्स्ट इनकी जो थ्योरी है वह है वर्सटेहन मेथड। वर्सटेहन मेथड जिसे कि सामान्य परक अध्ययन भी बोला जाता है, जिसे आप कहीं कहीं समझ परक अध्ययन भी आपको देखने मिलेगा। और इसका मतलब हो गया कि कोई वस्तुनिष्ठ अर्थ या व्यक्तिनिष्ठ अर्थ, मान लीजिए कोई भी सोसाइटी के अंतर्गत जो घटना हो रही है, उस घटना को जब हम जानते हैं, समझते हैं कि ये घटना किस कारण से हो रही है, उसके टू द पॉइंट में जब हम पहुंचने की कोशिश करते हैं,
व्याख्यात्मक अध्ययन के माध्यम से जब हम कोई भी चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो वो बर्सटेहन मेथड कहलाता है। इसी में इनकी एक बहुत ही फेमस उनकी परिभाषा है कि समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्यवहारात्मक बोध कराने का प्रयास करता है, यानी निर्वचनात्मक हमें समझ देने के लिए कि ये घटना क्यों हो रही है, यानी कर्ता द्वारा जो क्रिया की गई है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। किसमें कोशिश करते हैं? तो वर्सटेहन मेथड में, सामान्य परक अध्ययन में हम समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड इनकी थ्योरी है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन, जिसे धर्म का समाजशास्त्र बोला जाता है। इसमें इन्होंने 6 धर्मों का अध्ययन किया था। 6 महान धर्मों के अध्ययन करने के बाद वह कैसा अध्ययन करते हैं? तो हिस्टोरिकली मेथड से अध्ययन करते हैं, कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि जो धर्म है वो एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, क्या अंतर है, और जिसके कारण पूंजीवाद का विकास में ये मदद नहीं पहुंचाया है। इसका अध्ययन इन्होंने अपने इस थ्योरी में बात की है। फोर्थ इनकी थ्योरी है थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी नौकरशाही। नौकरशाही में इन्होंने जो अपनी बात की है वे बोलते हैं कि कोई भी जो क्रिया हो रही है, कोई भी समाज के अंतर्गत क्रिया हो रही है तो एक संस्थात्मक रूप से हो रही है, यानी कि आपका जो संस्थान होगा लोअर से अपर जा रहा है, कोई भी घटना वो किस कारण से घटित हो रही है। फिर सोसाइटी के अंतर्गत जो औपचारिक संगठन है, जो फॉर्मल संगठन है वो क्यों है, लिखित नियम के बारे में बात की गई है, पद के बारे में बात की गई है, और ये जो सोसाइटी है ये पूरी तरह से फाइल व्यवस्था पर आधारित है, इसके बारे में वह बात करते हैं। और तार्किक और वैचारिक प्रणाली का यूज करके इसमें बात की गई है, और इसी के अंतर्गत उन्होंने लोह पिंजरे का नियम की भी अपनी वो व्याख्या इसी में करते हैं। फिर है पावर एंड अथॉरिटी, यानी शक्ति और सत्ता। बोला जाता है जिसके पास शक्ति है उसी के पास सत्ता है। इसकी बात किनके द्वारा की गई है? तो मैक्स वेबर जी के द्वारा की गई है। इसमें वे बताते हैं जहाँ शक्ति जो होती है वो व्यक्तिगत होती है और वहीं सत्ता जो होती है ये वैधानिक होती है। व्यक्तिगत का मतलब हो गया कि इन्होंने फिर इसके जब 4 भागों में बात की है तो वे बताते हैं जैसे परंपरागत जो सत्ता हो गई, वे पहला बात करता है परंपरागत, यानी परंपरा के आधार पर जब कोई चीज को हम फॉलो करते हैं, कोई मानते हैं तो वो फिर उन्होंने बात की है तार्किक आधार पर। तार्किक आधार पर जिस शक्ति को हम मानते हैं उसके बारे में परंपरागत के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे आपके फादर आपको कुछ बोले तो उसको हम मानने के लिए बाध्य हो गए, वो चीज हो गया। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको आज 2 घंटे पढ़ना है सोशियोलॉजी को, तो आप ये थोड़े बाध्य हो जाएंगे कि हाँ मैम बोल रही हैं तो हमको पढ़ना होगा। तार्किक आधार पर, यानी इसमें थोड़ा पावर आ जाता है, जैसे आपके पीएम हो गए, इनके द्वारा जो काम किया गया। फिर है चमत्कारिक शक्ति के आधार पर जब हम कोई शक्ति को मानते हैं, कोई घटना को मानते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी के द्वारा जब लोगों से आह्वान किया गया कि विदेशी कपड़ों को त्याग दो, तो जितने भारतीय लोग थे अपना वो विदेशी वस्त्र को उन्होंने त्याग दिया। तो जरूर उनके अंतर्गत कोई महान शक्ति होगी जिसको सभी लोग फॉलो किए गए। झारखंड में जैसे बिरसा मुंडा को भगवान का रूप माना जाता है, तो उनके एक आह्वान पे कितने ही आदिवासियों ने, कितने लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दे दी, तो जरूर उनकी कोई बात होगी। और जो फोर्थ है दमनात्मक। दमनात्मक में मतलब किसी को अपना प्रेशर देकर, किसी को दबाव देकर जब दबाया जाता है उसके ऊपर शक्ति लागू की जाती है तो वह दमनात्मक के अंतर्गत आ जाता है। और सत्ता में भी उन्होंने वैधानिक रूप से 3 प्रकार से बात की है, परंपरागत, तार्किक और चमत्कारिक। ठीक है, तो अगर आपको आइडियल प्रारूप किनके द्वारा दी गया है तो मैक्स वेबर। वर्सटेहन मेथड मैक्स वेबर। धर्म का समाजशास्त्र मैक्स वेबर जी के द्वारा है। नौकरशाही के बारे में किनके द्वारा बात की गई है तो मैक्स वेबर जी के द्वारा। शक्ति और सत्ता के संदर्भ में किन्होंने बताया है तो मैक्स वेबर जी ने। और फोर्थ है उनका सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्शन। सोशल एक्शन में वे बात करते हैं कि कोई भी सामाजिक क्रिया जो होती है वो
दो व्यक्तियों के बीच में होती है, कोई अकेला नहीं कर सकता। जब दो व्यक्ति रहेंगे और दो व्यक्ति जब आपस में अर्थपूर्ण क्रिया को करेंगे तो वो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। सामाजिक क्रिया भी हो रही है, लेकिन वो क्रिया कैसे हो रही है? अर्थपूर्ण ढंग से जब वो सामाजिक क्रिया हो रही है तो वो आ जाएगी आपकी वर्सटेहन मेथड के अंतर्गत आ जाएगी। ये भी बताते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, आपका पास्ट आपका रहेगा, देखा जाएगा, आपका प्रेजेंट को देखा जाएगा और फिर आपका फ्यूचर को भी देखा जाएगा। जब ये तीनों ही घटनाएं आपके रहेंगी आमने सामने तो वो सामाजिक क्रिया कहलाएगी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मान लीजिए कि आप अगर कोई, आप जैसे यूपीपीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, आप राजस्थान सेट का एग्जाम दे रहे हो, तो आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन किया तो आप देखिएगा कि आपके मोहल्ले में या आपके रिलेटिव में कोई एक ऐसा भाई या बहन है जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया था तो उनको अच्छा लगा, तो वो अच्छा रिजल्ट किया तो आपने भी ज्वाइन कर लिया। आप देखिएगा कि हाँ इस टीचर ने अच्छा पढ़ाया है तो मुझे भी उनसे पढ़ना चाहिए। तो ये क्या कि आप सोच के आधार पर अपनी जब क्रिया को कर रहे हैं, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसमें तीनों ही होती है। लेकिन हाँ वो आप देखिएगा कि आपसे कोई रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अनुकरण कर लीजिएगा। अगर जहाँ पे जरूरत, ऐसा नहीं है कि अगर दो व्यक्तियों ने बारिश हो रही है छाता लेके भी निकले तो आप भी घर के अंदर आप छाता लेके घूमने लगे, वैसा नहीं। अनुकरण की पद्धति को मानने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि जब आपसे रिलेटेड, आपके पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेटेड हो तब उस थ्योरी को अपनाया जाता है। और सामाजिक क्रिया का भी इन्होंने 4 प्रकारों का वर्णन किया है। वे 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है, नोट आप लोग करते जाइए, तार्किक। तार्किक में वे बताते हैं कि कोई भी साधन और जो साध्य होते हैं, जैसे जब साधन और साध्य मिलते हैं, मान लीजिए आपका जो साध्य है कि आपको अपने एग्जाम को क्रैक करना है, तो इसके लिए आप ऑनलाइन क्लास ले लिए, आप बोले कि हाँ सोशियोलॉजी विद संगीता में सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक को करवाया जाता है, तो चलिए यूट्यूब में हम लोग उनके क्लास को देखते हैं, तो ये आप उन साधनों का यूज किए, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? तार्किक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। उन्होंने सेकेंड जिस बारे में उन्होंने वे बात करते हैं वो मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया, मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया के बारे में बात करते हैं। यानी ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो ये वैल्यू से रिलेटेड हो जाएगा। वैल्यू से रिलेटेड मतलब हो गया ये आपका देश प्रेम, ये आपके आज़ादी का प्रेम, ये आपका ईमानदारी, ये सब से रिलेटेड हो जाएगा। जैसे देखिए, जो अगर सिपाही जो युद्ध लड़ते हैं वो देखते हैं कि हाँ अब जो दुश्मन है उनके ऊपर हमला करने वाले हैं, अगर वो चाहे तो अपना जान को वो बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये उनकी मतलब उनके दिल में नहीं ये स्वीकार करता है, उनके लॉजिक में नहीं स्वीकार करता है, उनका ये वैल्यू ही नहीं है कि वो पीठ पीछे अपना दिखा दे, वो भाग जाए। उनका ये कर्तव्य है कि वो देश की सेवा करे। तो ये जब क्रिया होती है तो ये मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रानी जो पद्मावती थी उन्होंने जौहर किया था, तो उन्होंने जौहर क्यों किया था? उनकी ये वैल्यू में नहीं था कि कोई दूसरा पर पुरुष उन्हें टच करे, इसके लिए वे क्या करती हैं? जौहर कर लेती हैं। तो ये मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। थर्ड जो सामाजिक क्रिया है वो है परंपरागत सामाजिक क्रिया। परंपरागत सामाजिक क्रिया जो हमारी परंपरा, प्रथा, ये सबसे रिलेटेड है। जैसे बड़ों का पैर छूना, ये हमें एक बार सीख लेते हैं, हमें बार बार इसको सिखाने का जरूरत नहीं पड़ता है, ये हमारे परंपरा के अंतर्गत आ जाएगा। फिर है भावात्मक सामाजिक क्रिया। भावात्मक सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आ गया कि कोई अगर बच्चा अच्छा रिजल्ट करता है तो हमारे अंदर से एक फीलिंग्स आती है, एक भाव आता है, हम उसका पीठ थपथपाते हैं, तो ये हमारा भाव है। अगर कोई बच्चा बदमाशी करता है तो उसकी माँ उसको जोर से एक
चमेटा मार देती है। तो वे क्या है, उनके एक भाव निकलता है, वो अपने गुस्से से करती हैं। खुशी से पीठ थपथपाना, गुस्से से मारना, ये सब हमारा क्या है, भाव के अंतर्गत आता है। तो ये सभी क्रियाएं कौन सी हो जाएंगी, भावात्मक सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को मैक्स वेबर जी की थ्योरीज अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। उनकी आइडियल टाइप, वर्सटेहन मेथड, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, पावर ऑफ अथॉरिटी, ये पावर एंड अथॉरिटी, सोशल एक्शन। अगर इनसे रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेश्चंस या डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।